अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। Probability distribution is a function or rule that assigns probabilities of occurrence to each possible outcome of a random event. So probability distribution आसान अल्फाज में अगर आप समझें तो वो एक ऐसा फॉर्मूला होता है कि जिसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं और उन वैल्यूज़ पे वो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देता जाए। एक ऐसा फॉर्मूला है ये जिसको यहाँ पे कहा गया फंक्शन और रूल। सो एक रैंडम इवेंट हैपन हो रहा है और उसकी जो भी आउटकम्स हैं, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं या हैं, उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी हम जिस फॉर्मूले के यूज़ करके बनाते हैं या फाइंड करते हैं वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज़ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? अभी आपने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और यहाँ पे एक टॉपिक में जो स्टार्ट में हमारा टाइटल है उसमें हमने यूज़ किया वर्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्टार्ट में आपने डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस, बिल्कुल जब हमने स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया था डिफ़ाइन करना वेरिएबल को कि वेरिएबल क्या होता है और उसकी टाइप्स, वहाँ पे भी आपने इसको पढ़ा। और इससे पहले जब हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा है तो वहाँ पे भी आपने 2 बेसिक टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़े हैं जहाँ पे आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को पढ़ा है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, आसान अल्फाज में। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन लिखी है उसके मुताबिक अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल। सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कह लें कि एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा फॉर्मूला होगा जो कि प्रोबेबिलिटीज़ देगा एक ऐसे वेरिएबल की जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल है। यानी उस फॉर्मूले में जो आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आप एक्स वाई जो भी उस फॉर्मूले में देख रहे हैं वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। और डिस्क्रीट वेरिएबल होने का क्या मतलब है कि वो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो होल नंबर्स में होंगी। वो जो एक्स वेरिएबल आपका फॉर्मूले में या वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी जो आप वैल्यूज़ देते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, वो वैल्यूज़ डिस्क्रीट होंगी। सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके वेरिएबल होल नंबर वैल्यूज़ लेगा या जिसका वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। A binomial distribution can be thought of as simply the probability of a success or failure outcome in an experiment or survey that is repeated multiple times. The binomial is a type of distribution that has two possible outcomes. The prefix by means two or twice. So यहाँ पे binomial distribution को explain किया जा रहा है कि अब binomial distribution क्या होती है। हम ये पढ़ चुके हैं या आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। बायनोमियल का जो वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट है, यानी वो होल नंबर्स लेगा, वो कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह पॉइंट्स में या इंटरवल्स में वैल्यूज़ नहीं ले सकता। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म हो रहा है उसकी जो मैक्सिमम आउटकम्स होंगी वो सिर्फ 2 होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम्स 2 से ज़्यादा हो जाएं वो बायनोमियल नहीं हो सकता। और बाय मीन्स 2, सो इसके नाम में ही बाय इसलिए लगा है क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि 2 पॉसिबल आउटकम्स पे बेस करता है। Criteria for using binomial distribution.
वो क्या क्राइटेरिया है कि जिससे हम समझ जाएं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, या ये जो वेरिएबल हमने लिया है ये बाइनोमियल वेरिएबल है, या आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में हम बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। उसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, या 4 रूल्स हैं। इन रूल्स को हम एक एक करके देखते हैं। रूल नंबर 1, देर आर ओनली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दैट इज सक्सेस और फेलियर। पहला रूल तो ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है उसमें आपके पास ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगी और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सक्सेस और फेलियर, कंडीशनली हम उसको सक्सेस और फेलियर कहते हैं। एज अ रूल हम उसको सक्सेस और फेलियर कहते हैं, यानी कि एक आउटकम को हम सक्सेस कह देते हैं, दूसरे को हम फेलियर कह देते हैं, और ये एज अ रूल है। अब सक्सेस से मुराद यहाँ पे एक आम ज़बान में बोलने वाला सक्सेस नहीं है जिसको हम कामयाबी या नाकामी कहें, इसका मतलब वो नहीं है, ये कंडीशनली बोला जाता है। और सक्सेस से मुराद ये होता है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या क्वेश्चन में हमें किस बारे में पूछा जा रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में हमने जानना होता है या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको एज अ रूल हम सक्सेस कह देते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम एज अ रूल फेलियर कह देते हैं। देर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। रूल नंबर 2 क्या है कि जो आपने जितनी भी दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है वो फिक्स नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैंने कॉइन टॉस करना है और इसको मैं 5 दफ़ा टॉस करूँगी। ये जो मैंने फ़िक्स कर दिया 5 दफ़ा, ये है देर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल, कि मैं कितनी दफ़ा अपने ट्रायल्स को रिपीट करूँगी, ये चीज़ फ़िक्स होती है। और थर्ड रूल है ईच ट्रायल इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट, meaning the result of one trial does not affect the results of subsequent trials. Each trial, आप जब भी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो वो उसका रिज़ल्ट या उसका ट्रायल या उसका परफॉर्म करना इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि वो किसी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा और ना ही कोई और ट्रायल उस पर इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और मैं कहती हूँ कि मैंने 5 दफ़ा उसको टॉस करना है, 5 दफ़ा टॉस करने में मैं पहली दफ़ा मैंने उसको टॉस किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड आ गया, दूसरी दफ़ा मैंने उसको टॉस किया तो फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से हेड आ गया। अब ये जो दूसरी दफ़ा हेड आया है, क्या पहली दफ़ा हेड आना इस पे इफ़ेक्ट कर रहा है, या इसके बाद अगर तीसरी दफ़ा मैंने किया तो मैं कहूँ कि अब ये 2 दफ़ा हेड आ चुका है तो तीसरी दफ़ा तो हेड नहीं आ सकता, तो ये क्या ये तीसरी ट्रायल को इफ़ेक्ट करेगा? नहीं। ये क्योंकि जब भी आप एक कॉइन को फेंक रहे हैं तो उससे पहली हुई हुई ट्रायल्स उस दफ़ा की ट्रायल को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। हर ट्रायल एक इंडिपेंडेंट ट्रायल है, उसके ट्रायल में जो भी आउटकम आएगी वो इंडिपेंडेंट है। और फोर्थ रूल हमारे पास ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज़ फिक्स्ड। आप जब भी ट्रायल करेंगे उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और सक्सेस आप समझ चुके हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ कामयाबी नाकामी नहीं होता, ये इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट होता है। और हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी जो आउटकम की प्रोबेबिलिटी है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, और वो ईच ट्रायल में सेम होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने 5 दफ़ा कॉइन को टॉस करना है तो 5 दफ़ा एन हो गया, एन 5 दफ़ा वो है जो कि मैंने फ़िक्स कर दिया नंबर। कॉइन टॉसिंग इज़ एन एक्सपेरिमेंट, और मैं इसको जब भी ट्रायल करूँगी, मैं जब भी इसको जो है रिपीट करूँगी एक्सपेरिमेंट को, तो हर दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंटरेस्ट हेड में है, मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर मैंने 5 दफ़ा कॉइन को किया है टॉस तो हेड कितनी दफ़ा आएगा, हेड कितनी दफ़ा आ रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट हेड में हो गया, तो मैं कह देती हूँ कि हमारा जो सक्सेस है वो हेड है और टेल आना फेलियर हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब भी मैं एक दफ़ा कॉइन टॉस करी हूँ, मैंने एक दफ़ा कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, टेल आने की भी 0.5 है, या 1/2 1/2 है।
50-50% चांस होता है हेड या टेल आने का, ये आप पढ़ चुके हैं। अब मैंने जब भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, मैं सेकंड टाइम इसको परफॉर्म करती हूँ तो अगेन हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही है जो कि फ़र्स्ट टाइम को टॉस करते हुए थी। सेकंड टाइम मैंने टॉस किया और मैंने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, अगेन वो 1/2 थी। थर्ड टाइम मैंने कॉइन उठाया और मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/2 थी। सो हर दफ़ा जब भी आपने उसको परफॉर्म किया उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो सेम रहा। सो ये 4 रूल्स हैं, ये 4 क्राइटेरियाज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें पहली ये थी कि 2 आउटकम्स होंगी उस एक्सपेरिमेंट की और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। सेकेंड ये है कि देयर फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, आपने फ़िक्स कर लेना है या उस क्वेश्चन में फ़िक्स हो कि आपने कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे हैं। थर्ड ये है कि ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट है, उससे पहले हुई भी ट्रायल्स उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रही, ना ही कर सकती हैं, और ना ही वो ट्रायल अपनी नेक्स्ट पे इफ़ेक्ट करेगी। एक दफ़ा हेड आने का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम हेड आने या टेल आने पे। हो सकता है 5 दफ़ा हेड आ जाए, हो सकता है 5 दफ़ा टेल आ जाए, हो सकता है 3 दफ़ा हेड 2 दफ़ा टेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। और चौथा रूल ये है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ईच ट्रायल में सेम है, फिक्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रही हैं या बता रही हैं। एनी एक्सपेरिमेंट विद ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। सो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स वो बाइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, आपने कॉइन टॉस किया तो इसकी सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या हेड या टेल। और इसके अलावा अलाइव और डेड। अलाइव और डेड यानी कि अगर आप एक किसी भी बंदे को चेक कर रहे हैं कि वो अलाइव है या डेड है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है, तो डेफिनेटली इसकी 2 ही आउटकम्स होंगी, या तो एक बंदा ज़िंदा होगा या वो एक बंदा मुर्दा होगा। सो या वो अलाइव होगा या वो डेड होगा, यही 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। और रोलिंग अ डाई। अब रोलिंग अ डाई में यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया गया 3 और नॉट 3, यानी जब एक डाई को आप रोल करते हैं, वैसे तो उसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स नहीं होती हैं, उसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये आप पढ़ चुके हैं कि रोलिंग अ डाई की 6 आउटकम्स हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या इंटरेस्ट बताया गया है, 3 और नॉट 3। यानी जब आपने एक डाई को रोल किया है तो उस पर 3 आ रहा है ऊपर या नहीं आ रहा। सो यूँ इसकी 2 पॉसिबल आउटकम्स बन गई, 3 आया या नहीं आया। अब वो चाहे 4 आया, 5 आया, 6 आया, वो जो भी आया वो बस एक कैटेगरी बन गई है नॉट 3 की। और सिर्फ 3 आना एक कैटेगरी है, नॉट 3 आना एक कैटेगरी है। रेड और ब्लैक कार्ड। सो इसी तरह कार्ड जो होता है, डेक ऑफ कार्ड्स 52 का कार्ड्स होता है, उसमें आपको पता है कि सिर्फ 2 कलर्स यूज़ होते हैं, या रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, हाफ कार्ड्स रेड कलर के होते हैं, हाफ कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। तो जब आपने एक कार्ड उठाया और आपका इंटरेस्ट है कलर, सो या तो वो रेड होगा या वो ब्लैक होगा, कोई और इसमें ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, ये 2 ही आउटकम हो सकती हैं अगर आपने पर्टिकुलरली इसके कलर को आपने इंटरेस्ट में रखा हुआ है। सो या वो रेड होगा या वो ब्लैक कार्ड होगा। सो इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स थी उन एक्सपेरिमेंट्स की जिनमें सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकती हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका, P ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी x वेरिएबल की, दिस इज इक्वल्स टू NCx इंटू P पावर x Q पावर n माइनस x। और ये NCx आप पहले पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशंस में, इसका फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले से आप इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलकुलेटर में इसका बटन होता है NCx का, वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी लिख के वहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। ये n यहाँ पे लिखा हुआ है, ये Cx है, कहीं आप देखेंगे ये n जो है यहाँ पे लिखा हुआ होता है NCx, नॉर्मली कैलकुलेटर्स में इसी तरह लिखा होता है NCx। तो इसके लिखने के 2-3 तरीके हैं, बहरहाल ये NCx वही सेम होता है।
और यहाँ पे x की वैल्यूज़ डिफ़ाइन की जा रही हैं कि बाइनोमियल जो वेरिएबल है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले सकता है। सो बाइनोमियल वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और अप टू मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है n। और ये n क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले बताया गया x है नंबर ऑफ सक्सेसेस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यानी कि x वो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, या जैसे कि हमने शुरू में बात की कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। सो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उसके मुताबिक हम अपने नंबर ऑफ सक्सेसेस डिफ़ाइन कर लेंगे कितने हैं, वो हो जाएगा हमारा x, और x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद है यहाँ पे n, ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो जितनी भी हमने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं जिनको हमने पहले पढ़ा कि हम उसको फिक्स कर लेते हैं कि हम कितनी दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, वो होता है n, और ये फिक्स होता है। यानी कि पहले से क्वेश्चन में दिया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को हमने 5 दफ़ा, 6 दफ़ा या 10 टाइम्स जितनी दफ़ा भी रिपीट किया है, ये चीज़ गिवन होती है। तो x वैल्यू ले सकता है 0 से लेके n तक। P हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल। किसी भी एक ट्रायल में जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो होती है P, और ये सेम रहती है थ्रू आउट द ट्रायल्स। और Q है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन अ सिंगल ट्रायल। सो इसी तरह P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है। और हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 माइनस P, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज़ करके टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से हम जब P की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी Q, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो यहाँ पे ये था हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, n टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं जितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, और x नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हैं जो कि इन अ स्पेसिफिक ट्रायल होंगी। पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पैरामीटर्स का आप पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं n एंड p। ये n वही है जो कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड दीज टू आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला फॉर मीन म्यू, आपको पता है कि मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मीन का फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास NPQ अंडर रूट। और अगर वेरिएंस फाइंड करना होगा, ऑफ कोर्स आपको पता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा NPQ। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की गई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ अंडर रूट हो जाएगा, और म्यू जो मीन है वो है NP। और यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे बताया जा रहा है कि n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q इज़ 1 माइनस। Example number 1, mean and standard deviation. A card is selected from a standard deck of cards and then replaced. Find the mean and standard deviation of the number of aces selected if you pick 20 cards. So यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है जिसमें हमें, आपको पता है कि ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है, वो जो सेट हमारे पास कार्ड्स का होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, और उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को सेलेक्ट किया, उसको देखा और उसको वापस उसमें रख दिया। ये हमें यहाँ पे रिप्लेस के वर्ड से समझ में आ रहा है। रिप्लेस का मतलब होता है वापस रख देना, तो आपने उस कार्ड को देखा और उसको वापस रख दिया। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। सो हमने फाइंड क्या करना है, या हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। इंटरेस्ट है हमारा नंबर ऑफ एसेस में, उन 52 कार्ड्स में से जो इंटरेस्ट बताया जा रहा है जिसकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं, वो इंटरेस्ट है नंबर ऑफ एसेस। और हमें बताया गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 20 टाइम्स किया गया, यानी कि अगर हमने इसी तरह इफ़ यू पिक 20 कार्ड्स, तो 20 कार्ड्स को हमने पिक किया इसी तरह एक एक करके। सो ये एक्सपेरिमेंट 20 टाइम्स परफॉर्म किया गया है।
और इंटरेस्ट हमें पता चल गया वो एसेस में है। सो यहाँ से हम इस इंटरेस्ट की बेस पे हम बनाएंगे अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n हमारे पास 20 है और फाइंड करना है हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, NPQ हमें चाहिए होता है, NPQ हमने फाइंड करना है। इनफैक्ट हमने सिर्फ NP हमें चाहिए होगा क्योंकि Q तो हम 1 माइनस P करके फाइंड कर लेते हैं, तो हमें सिर्फ NP की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे P की वैल्यू हमारे पास है 4/52 और ये P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी है ये। तो इस प्रोबेबिलिटी को हमने बेसिक जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। सो टोटल आउटकम्स यानी टोटल हमारे कार्ड्स जो थे वो 52 थे और फेवरेबल जो थे वो हमें कहाँ से पता चले, यहाँ से नंबर ऑफ़ एसेस से। ये इंटरेस्ट से हमें पता चले कि हमने फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी होंगी 4, क्योंकि 52 डेक ऑफ जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एसेस होते हैं, जिन पे ए होता है। सो वो 4 कार्ड्स हमारे फेवरेबल हो गए, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल 52 ये हमारी बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और Q हमारे पास आ गया 1 माइनस P करके 58 डिवाइड बाई 52 और म्यू का फॉर्मूला है NP। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी N की, ये P की वैल्यू है तो हमारे पास 1.5 म्यू की वैल्यू आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ अंडर रूट करके हमारे पास 1.19 वैल्यू आ चुकी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। एग्जाम्पल नंबर 3, a coin is tossed 3 times, find the probability of getting exactly 2 heads। सो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट ये है कि कॉइन टॉस हो रहा है, कितनी दफ़ा टॉस हो रहा है यानी कि एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा परफॉर्म किया जा रहा है, वो है 3 टाइम्स। और फाइंड हमने करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी कि आपने कॉइन को 3 दफ़ा जब टॉस किया तो उसमें 2 दफ़ा हेड आने की, कि 2 दफ़ा हेड आए, 2 टाइम्स हेड आए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमने यहाँ पे फाइंड करके बताना है। सो ये आप पहले जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है वहाँ पे भी आप ये पढ़ चुके हैं। जब कॉइन 3 टाइम्स टॉस होता है तो उसकी सैम्पल स्पेस इस तरह से बनती है, हेड हेड हेड, यानी पहली दफ़ा हेड, दूसरी दफ़ा हेड, तीसरी दफ़ा भी हेड आ गया। फिर ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा हेड आया और दूसरी दफ़ा भी हेड, तीसरी दफ़ा टेल आ जाए, फिर पहली दफ़ा हेड, दूसरी दफ़ा टेल, तीसरी दफ़ा हेड और इसी तरह करके फाइनली 3 दफ़ा टेल आ जाए। ये सैम्पल स्पेस आप बनानी सीख चुके हैं कि किस तरह से सैम्पल स्पेस बनाई जाती है। 3 कॉइन टॉस हुए हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से नहीं किया जा रहा, ये बेसिक जो नॉर्मल हमारा बाइनोमियल का फॉर्मूला है जिससे आप पहले अपनी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर चुके हैं, उसको यूज़ करते हुए बनाया गया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो हमें सैम्पल स्पेस बनानी होती है, हमने सैम्पल स्पेस बना ली और उसके बाद हमने, क्योंकि हमने देखा कि x जो है वो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं, यानी कि यहाँ पे भी इंटरेस्ट शो क्या हो रहा है, वो हेड्स में हो रहा है कि आपने इंटरेस्ट है हमारा हेड में और फाइंड करनी है हमने 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स 2 आए हैं, वो कितनी जगह पे आए हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3/8, ये इसी फॉर्मूले से है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स 2a डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम यानी आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सो पॉसिबल जो हमारे पास आउटकम्स हैं टोटल वो 8 हैं। उनमें से कितनी दफ़ा ये पॉसिबल है कि 2 टाइम्स हेड आया, तो आप देखें यहाँ पे 2 टाइम्स हेड आया है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स हेड आया है, यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, तो इसी का मतलब है ये 1 2 एंड 3, ये 3 वो टाइम्स हैं या ये वो एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स हैं जहाँ पे हमारे पास हेड 2 दफ़ा आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स जो कि 8 हैं, तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3 डिवाइड बाई 8 और नॉट 2 यानी कि जिसमें 2 टाइम्स नहीं आया उसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइड बाई 8 और ये 1 माइनस पी करके आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 8, तो आप 1 माइनस करें तो वो 5 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। और यूँ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे कंसिडर इफ़ यू टॉस द कॉइन 20 टाइम्स, अगर अभी तो ये 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहाँ से हमें 8
हमें सैम्पल पॉइंट्स बनाने पड़े थे, सैम्पल स्पेस हमें जो बनानी थी उसके लिए 8 एलिमेंट्स थे या 8 सैम्पल पॉइंट्स हमें बनाने पड़े। अगर ये एक्सपेरिमेंट 20 टाइम्स रिपीट हो, यानी कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि ये यही एक्सपेरिमेंट है जो कि 20 टाइम्स रिपीट किया गया है, अब आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी 2 हेड आने की कितनी है। तो आपको जो सैम्पल स्पेस बनानी होगी वो इतनी बनानी होगी। और ये किस तरह से आया है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पावर n, यानी कि आपने n यानी कि जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है उसको हम 2 की पावर में लिख देते हैं और आप इक्वल कर दें तो जो भी आपके पास नंबर आता है वो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। इसी क्वेश्चन के लिए अगर आप 2 पावर 3 कर दें तो वो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी सैम्पल स्पेस में 8 पॉइंट्स आएंगे। अगर ये 20 टाइम्स रिपीट किया गया है तो आप 2 की पावर 20 करें और ये देखें ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ या पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आएंगी। आपको इतने सारे सैम्पल पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और फिर उन इतने सारे सैम्पल पॉइंट्स में से आप देखेंगे कि 2 हेड्स कितने में आए हैं। फिर आप नंबर ऑफ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी का और फिर आप उसमें से अपनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम रिपीट करें यूजिंग द बाइनोमियल फॉर्मूला, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब यहाँ पे हमने 3 टाइम्स यानी n इज इक्वल्स टू 3 का जो अभी हमने क्वेश्चन किया है बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने लगे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से। और वो हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है ये उन 4 रूल्स या 4 क्राइटेरिया जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं उन सबको ये सेटिस्फाई कर रहा था। कॉइन टॉसिंग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, वो उन्हीं चारों रूल्स को फॉलो करता है कि उसमें हम फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर दफ़ा सेम है, इसी तरह ऑल ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है और जो चौथा हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो भी इसमें सारे के सारे ये रूल्स फॉलो कर रहा है। इसीलिए हम उसी क्वेश्चन को बाइनोमियल के फॉर्मूले से भी यहाँ करने लगे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि x हमारे पास 2 हो जाएगा क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास किसमें हेड में, तो वो 2 हेड्स यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स n यानी कि 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि जब भी आपने उसको कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की, हमारा इंटरेस्ट हेड में है तो यहीं से हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं सक्सेस की। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी हमारे पास 1/2 और Q भी हमारे पास 1/2 होगी क्योंकि 1 - 1/2 इज़ 1/2। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स यानी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं 2 टाइम्स हेड आने की, x की वैल्यू जो है अब वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे उस फॉर्मूले में हमने x की वैल्यू हर जगह 2 पुट कर दी। ये n था हमारे पास 3c2 और 1/2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर 1 विच इज़ n माइनस x यानी 3 - 2 1 हो जाएगा x की पावर 2। और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3/8 जो कि वही आंसर है जो कि हमने नॉर्मल इसको बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से किया। बट ये दोनों तरीक़ों से यहाँ पे करके दिखाने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि बाइनोमियल का फॉर्मूला हमारे लिए इस क्वेश्चन को आसान कर रहा है। वहाँ पे हमने जब किया था हमने इसको सैम्पल स्पेस को बनाया, फिर हमने उसमें से हेड्स देखे और फिर हमने उसका फाइनली आंसर किया। अब इस क्वेश्चन में आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला याद है, आपने सिर्फ NP-Q को लोकेट किया, फाइंड किया और आपने सिंपल उस फॉर्मूले में पुट कर दिया और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वहाँ पे जब हमने इसको किया वो 3 टाइम्स था बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, वो फिर भी हो जाता था। 8 सैम्पल पॉइंट्स हम बना सकते हैं। बट हमने कहा कि अगर 20 आ जाए क्वेश्चन में, 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ हो तो फिर आप उसको किस तरह से करेंगे, फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या बेसिक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से करना उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप इतने सैम्पल पॉइंट्स नहीं बना सकते। उसको उसी क्वेश्चन को अगर जो 20 टाइम्स रिपीट हुआ अगर हम बाइनोमियल से करें तो आप देखिए हमारे पास x2 है और नंबर ऑफ टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ वो 20 है, p प्रोबेबिलिटी 1/2 सेम है, q 1/2 है। अब उसी फॉर्मूले में हमने क्या किया है, हमने फाइंड तो प्रोबेबिलिटी करनी है 2 हेड्स आने की।
लेकिन चेंज क्या हुआ है कि एक्सपेरिमेंट अब 3 टाइम रिपीट नहीं हो रहा, वो 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो हमने n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ चेंज होगी, NC2 यानी 20C2 1/2 p पावर x विच इज़ 2 NQ 1/2 की पावर n माइनस x विच इज़ 18, 20 माइनस 2 18। सिंपली आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर हमारे पास ये आ गया, जो कि हमारे पास नॉर्मल या बेसिक प्रोबेबिलिटी से करना इम्पॉसिबल हो गया था। सो इस फॉर्मूले से हमने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल है, इन अ सर्वे 75% स्टूडेंट्स सेड द कोर्ट्स शो टू मच कंसर्न फॉर क्रिमिनल्स। Find the probability that 3 out of 7 randomly selected students will agree with the statement. अब यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एक प्रोबेबिलिटी दी गई। अभी परसेंटेज में जब हम इसको चेंज करेंगे पॉइंट्स में या प्रोबेबिलिटी में तो ये हो जाएगा 0.75, यानी कि 0.75 या 75% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि ये कह रहे हैं, जो कि इससे एग्री करते हैं या ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स क्रिमिनल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रही हैं। और फाइंड क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिटी के 3 out of 7 randomly selected students will agree with the statement. सो यहाँ पे टोटल जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि n हमारे पास 7 हो जाएगा। आउट ऑफ उसमें से हमने कितने पिक किए हैं रैंडमली, वो हैं 3। सो x हमारे पास 3 हो जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है दिस इज़ p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, विच जो हो जाएगी 0.75, यानी अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो ये बन जाएगा 0.75। सो p की वैल्यू हो जाएगी 0.75। ये है x की वैल्यू, क्योंकि 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 7, यानी n में से 3 को सेलेक्ट किया गया है। और हमने ये बताना है कि ये जो 3 सेलेक्ट हुए हैं ये इस स्टेटमेंट से कि कोर्ट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती हैं फॉर क्रिमिनल्स, इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि जो 3 सेलेक्ट हुए हैं ये इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो ये अगेन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि आप स्टूडेंट्स या आपने जो लिए हैं स्टूडेंट्स लिए हैं उनको आपने उनका टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स जो कि 7 था आपने वो फिक्स कर दिया, यानी कि 7 आपने लिए हैं, ये फिक्स हो गया। और इसके अलावा जो इनकी हर जो स्टूडेंट आपने जो लिया है जो आप पिक करेंगे उसका जो आंसर होगा या उसका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वो दूसरे पे बेस नहीं करेगा, उसका एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट वो किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक स्टूडेंट अगर एग्री कर रहा है तो इसका एग्री करना दूसरे के आंसर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, वो इससे एग्री करता है या नहीं करता, हर स्टूडेंट को जब भी आप पूछेंगे उससे प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। सो यहाँ पे हमारे पास n 7 हो गया है, x की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 0.75, तो 1 माइनस p करके q की वैल्यू आ गई 0.25। सो यूँ हमने फॉर्मूले में p प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें x की वैल्यू 3 पे, सो यूँ n7c3 nCx p पावर x एंड q पावर n माइनस x करके हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 0.06। अब यहाँ पे एक बात आप और बहुत अच्छी तरह से समझें कि हम p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। यानी ये भी तो हो सकता है समटाइम्स क्वेश्चन में हमें p नहीं गिवन होता, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें q गिवन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन होती है। सो अगर आप गौर से नहीं देखेंगे क्वेश्चन को तो आप हो सकता है उस p को समझें कि ये प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही होगी। सो आप उसको एज अ p यूज़ कर लें और आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाए। सो आपने ये किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में जो आपको प्रोबेबिलिटी दी है वो p है या q है। प्रोबेबिलिटी तो वो है, लेकिन ये आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाएगा कि वो p है या q है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया हुआ है या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया गया है। तो ये हम फाइंड करते हैं
अपने इंटरेस्ट से, जैसे कि आपको पता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करने का कहा है प्रोबेबिलिटी को, उसमें इंटरेस्ट क्या शो किया गया है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देखें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया गया है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल एग्री विद द स्टेटमेंट, यानी कि ये जो शुरू में जो स्टेटमेंट दी गई है जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दी गई है, वही सेम इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिया गया है कि स्टूडेंट्स एग्री करें स्टेटमेंट से, यानी कि आपने उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि कहते हैं कि कोर्ट्स शो टू मच कंसर्न फॉर क्रिमिनल, वो यही स्टेटमेंट कह रहे हैं या उनका यही ख्याल है, आपने उन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इससे हमें पता चल गया कि ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये P है, 0.75 है। ओके, अगर ये भी हो सकता था इस क्वेश्चन में कि हमें कहा जाता कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है दैट 3 आउट ऑफ 7 रेंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, यानी कि अब जो आपको 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 7 की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो स्टूडेंट्स वो हों जो कि इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, यानी वो ये नहीं कहते कि शो टू मच कंसर्न फॉर क्रिमिनल्स, इनका ये ख्याल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उन स्टूडेंट्स की दी गई है जो कि ये कहते हैं कि कोर्ट शो करता है कंसर्न, और फाइनली क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन स्टूडेंट्स की जो कि एग्री नहीं करते स्टेटमेंट से, या वो कहते हैं कि हम कि कोर्ट शो नहीं करती इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको इन दो स्टेटमेंट्स में फ़र्क नज़र आएगा, तो यहाँ से आप पहचान लेंगे कि फाइनली जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो हमारा इंटरेस्ट है और वो नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट के बारे में है, और ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है ये एग्री विद द स्टेटमेंट है या इस स्टेटमेंट के हवाले से जो कह रहे हैं कि इस तरह से हमारा ख्याल है उनके बारे में। तो अगर यहाँ पे नॉट एग्री होता तो हम समझ जाते कि ये P नहीं है, ये Q है, ये Q दिया हुआ है। अब हमने हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक 1 माइनस Q करके हम P प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। सो इस तरह कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट P नहीं दिया हुआ था, आपको Q दिया हुआ होता है, लेकिन आप अपने फाइनली जो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आप वहाँ उसको गौर से पढ़ें कि आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फाइनली क्या वो वही है जो यहाँ पे दी गई है, क्या उसमें वही इंटरेस्ट है जो कि इस प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट बताया गया है। अगर तो वो इंटरेस्ट उल्टा है तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये गिवन Q है और P आप 1 माइनस Q करके फाइंड करेंगे। मॉडिफिकेशन टू एग्जाम्पल 5। ओके, इस एग्जाम्पल 5 में थोड़ा सा चेंज किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आउट ऑफ 7 विल एग्री। ओके, यहाँ पे हमें कहा गया कि वो जो स्टूडेंट्स थे उनमें से 7 में से ज़्यादा 2, एट मोस्ट 2 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्री करेंगे, यानी कि आपने 7 में से जो स्टूडेंट्स पिक किए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्री कर जाएं उस स्टेटमेंट के साथ। अब यहाँ पे अगेन एग्री की बात आ रही है तो हमें पता है कि P तो हमारा वही रहेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इस एटमोस्ट 2 को आप समझ लें, एटमोस्ट 2 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो x वेरिएबल जो बाइनोमियल वेरिएबल है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। सो 0 से लेके ये 2 तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि हो सकता है 2 स्टूडेंट्स एग्री कर जाएं, हो सकता है 1 स्टूडेंट एग्री करे, हो सकता है 0 स्टूडेंट एग्री करे, यानी कि कोई भी स्टूडेंट एग्री ना करे। सो हमारे पास इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, हमें इस 0 की वैल्यू पे भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 पे भी चाहिए एंड 2 पे, इन तीनों वैल्यूज़ पे हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करके उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे, उसी फॉर्मूला में x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड की हुई है, और थर्ड हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है x इज इक्वल टू 2 पे। और फिर हमने क्या किया कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ये 0, 1 एंड 2 इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर दी, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
एग्जाम्पल, a coin is tossed 8 times. Find the probability of getting at least two heads. So यहाँ पे आप ये समझें कि ये at least 2 head को हमने किस तरह से फाइंड करना है. सो कॉइन्स जो है वो 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसका मतलब है n 8 हो गया हमारे पास. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड. अब ये टॉसिंग ऑफ कॉइन का जो होता है एक्सपेरिमेंट, इसमें p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 ही होती है, ये हमें पता है. सो q भी 1/2 ही होगी, ये तो हमें पहले से पता है. n 8 ये भी हमें पता है. और यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होंगी, वो हम यहाँ से समझते हैं. एटलीस्ट 2, कम से कम 2. सो आपको पता है कि x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती हैं. x की वैल्यू स्टार्ट होती हैं, जो एक बाइनोमियल वेरिएबल है इन जनरल, उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और वो n तक जाती है. n यहाँ पे 8 है. सो हमें एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पे हम इसलिए रुक गए हैं क्योंकि n तक x वैल्यू ले सकता है. यहाँ पे n 8 है. सो हमें वैल्यूज़ चाहिए इन सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें इन सारी वैल्यूज़ पे चाहिए. x की इन हर वैल्यू पे 2 पे हम फाइंड करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, 5 पे करेंगे, 6 पे, 7 पे, 8 पे. सो ये होगी हमारे पास 4, 5, 6, 7. ये 7 वैल्यूज़ हैं जिन पे हम अलग अलग करके प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, 0 पे फाइंड की, 1 पे, 2 पे, और फिर उन सबको ऐड कर दिया. लेकिन चूंकि ये एक मुश्किल काम है, इसका आसान तरीका ये है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज़ कर लें. कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हम किस तरह से यूज़ कर लें. ईजियर टू यूज़ द कॉम्प्लीमेंट रूल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 हेड एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1. सो आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. अब x इस क्वेश्चन में x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पे अगर हमें इन वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इन 7 वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करके ऐड करने से बेहतर है कि बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं x की 0 एंड 1, हम उन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसको ऐड कर दें और उसको 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें. तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. फाइंड तो हम यूँ भी कर सकते हैं, इन 7 वैल्यूज़ पे आप अलग अलग फाइंड करें, ऐड कर दें, आंसर तो सेम ही आएगा. लेकिन ये मुश्किल तरीका है और ये कॉम्प्लीमेंट मेथड एक आसान तरीका है. सो वैल्यूज़ जो बाकी हमारे पास x की रह गई थी वो 0 एंड 1. अब हम इन दो वैल्यूज़ पे इसकी फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी. x इज़ इक्वल्स टू 0 पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली और इस तरह x इज़ इक्वल्स टू 1 पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया. ऐड करके हमने 1 माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ किया. सो जो रिक्वायर्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी. एग्जाम्पल नंबर 5.5 वॉलपोल. ये वॉलपोल की बुक से एग्जाम्पल है एक. द प्रोबेबिलिटी that a patient recovers from a disease is 0.4. If 15 people contract the disease, what is the probability that at least 10 survive? Okay, यहाँ पे हमारे पास P क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक पेशेंट रिकवर करता है डिजीज़ से, उसकी रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है. और रिकवर करने का मतलब ये है कि वो दोबारा से ठीक हो गया. और 15 पीपल जो है वो जो है इस डिज़ीज़ से हुए हैं इफ़ेक्ट, इसका मतलब है n 15 हो गया हमारे पास. और फाइंड हमने करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 10 सर्वाइव. एटलीस्ट 10 यानी कि कम से कम 10 लोग सर्वाइव करें कि 10 लोगों ने सर्वाइव किया है इस डिज़ीज़ से. इसकी हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है. सो P हमारे पास 0.4 है और P हमने कैसे देखा कि ये P है या Q है. अगेन आप देखें कि हमने किस तरह से चेक किया. P यहाँ पे ये जो भी प्रोबेबिलिटी दी गई है ये उसकी प्रोबेबिलिटी है रिकवर करने की, कि पेशेंट रिकवर कर रहा है डिजीज़ से. फाइनली आप देखें जो हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 10 सर्वाइव. सो ये सेम हो गया, सर्वाइव करना या रिकवर करना ये एक ही बात है. तो एटलीस्ट 10 सर्वाइव ही हमें हमारा इंटरेस्ट शो हो रहा है क्वेश्चन में और ये प्रोबेबिलिटी भी उसी की दी गई है. तो इसका मतलब है कि ये हमारी P होगी 0.4 एंड 15 है
और q हमारे पास 1 माइनस पी करके आ जाएगा। x की वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14, 15, एटलीस्ट 10 का कहा गया था, इसलिए ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम n तक जा सकता है विच इज़ 15, तो हम इसको यहाँ तक लेके गए। यहाँ पे हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज़ 10 की, प्लस हम करेंगे 11 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 12, प्लस 13, प्लस 14 एंड प्लस 15 की प्रोबेबिलिटीज़, इन सब की हम प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी, जो कि इक्वल हो जाएगी इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को सम करके। यहाँ पे इसको समेशन कर दिया गया है और यहाँ पे ये वही फॉर्मूला है NCX को हम इस तरह से भी लिखते हैं, NC डाल के भी लिख सकते हैं और इस तरह से इन ब्रैकेट्स में भी लिखते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू होती है और यहाँ पे x होता है। सो ये दो सिंबल्स हैं NCX के लिए। सो ये NCX है, ये p की पावर x और 1 माइनस पी करके q.6 आ गया, तो q पावर 15 माइनस x, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को हमने सम किया है और समेशन हमारा 10 to 15 तक जा रहा है। ये हम समेशन को शो करें। अब ये हो सकता है, ये एक तरीका है कि हम इसी तरह से जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को सम कर दें, एक एक पॉइंट पे 10 पे भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें फॉर्मूला लगा के, 11 पे कर लें, 12 पे, और इन सबको फिर ऐड कर दें। लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि हम बाइनोमियल का टेबल यूज़ कर लें, और उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी सम करके दी जाती हैं। वहाँ पे हमने अपनी जो हमारा n की वैल्यू होती है हमारे पास और p की वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ को हमने लोकेट करना होता है और फिर हम वहाँ से अपनी जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम फाइंड कर लेते हैं। उनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट वहाँ लिखी हुई होती हैं, सो हम वहाँ से उन डायरेक्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ पे जब एक एक दफ़ा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उन सबको ऐड कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप देखें इस क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगर यूज़ कर लें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड 1 माइनस जो है वो करके यूज़ करें तो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, वो काफ़ी कम थी, तो हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करी और आंसर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते भी हैं तो आप देखें आपको 0 से लेके 9 तक जाना पड़ेगा, जो कि इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। वो 10 वैल्यूज़ हैं और बाकी ये 6 वैल्यूज़ हैं। सो ये 6 वैल्यूज़ को अगर आप कॉम्प्लीमेंट से करते हैं तो आपको 10 वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। सो दोनों यहाँ पे डायरेक्ट करना भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल टेबल को, जो कि हमें सम देता है 0x की वैल्यू 0 से लेके किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू जो भी हम वहाँ पे हम चाहते हैं फाइंड करना, जिसको हम r से वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस खास स्पेसिफिक वैल्यू तक वो सम दे देता है। सो वहाँ से हम उन सम को लेंगे और फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। अब बाइनोमियल टेबल में ये है कि वैल्यूज़ का जो सम दिया जाता है वो 0 से स्टार्ट होके किसी ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू तक दिया जाता है, यानी कि हमें 10 से लेके 15 तक का सम डायरेक्ट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल टेबल में सम 0 से स्टार्ट होके किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू जो कि आप फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक दिया जाता है। सो हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट मेथड, और उस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम 0 to 9 तक, देखें ये स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज़ 10 to 15, तो इन 0 to 15 तक की वैल्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी। 0 to 15 तक की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे 0 to 9 तक की प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू, तो बाकी रह जाएगी प्रोबेबिलिटी 10 to 15 तक की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी। सो इस कॉम्प्लीमेंट मेथड को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फिर अब जो हमारा बाइनोमियल टेबल है वहाँ से हम वैल्यूज़ देखेंगे 0 to 9 तक की, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टेबल डायरेक्ट 10 to 15 तक की वैल्यूज़ नहीं देता, टेबल 0 से स्टार्ट करके वैल्यू देगा, तो हम 0 to 9 तक की वैल्यूज़ को की जो वैल्यू आएगी वहाँ पे सम आएगा, उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास 10 to 15 तक का सम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं टेबल को यूज़ करना। ये है बाइनोमियल टेबल,
और ये टेबल जो है इसका आप देखें ये सम बताता है यहाँ से x की वैल्यू 0 to r। हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा n क्या है। आपके क्वेश्चन में जो भी n दिया जाता है आप उसके मुताबिक टेबल को चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे n15 पे टेबल ये दिया हुआ है, ये n16 पे है, इस तरह 14 पे भी होगा और इसी तरह सो ऑन काफ़ी सारी वैल्यूज़ पे ये टेबल दिया जाता है। सो हमारे इस क्वेश्चन में n था 15, सो हमने ये वाला टेबल चूज़ किया n15 वाला। और यहाँ से हम देखेंगे एक चीज़ हमने ये लोकेट करनी है कि हमारा n क्या है, दूसरा हमने लोकेट करना है कि उस क्वेश्चन में आपकी p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे पास p था 0.4, सो हमने एक इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इस टेबल को हमने n इज इक्वल टू 15 की वजह से इस टेबल को सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले जो भी आपका बायनोमियल सम्स का टेबल है उसमें आपने अपने n को लोकेट करना होता है। n को आपने लोकेट कर लिया, अब आप यहाँ पे अपने p को लोकेट कर लें। तो ये हमारे पास कॉलम आ गया 0.4 का। अब आप देखें कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो सम होके आ रही होती हैं, यानी ये 0 पे जो वैल्यू है ये तो चलें 0 पे ही होगी। ये जो 1 पे जो वैल्यू है 0.0052 ये 1 सम अप होके आ रहा है, यानी 0 to 1 तक की वैल्यू है। इसमें 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी ये ऐड होके आ रही है। इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 2 की, और ये सिर्फ 2 की नहीं है, इसमें 0 की प्रोबेबिलिटी भी ऐड है, 1 की भी ऐड है और 2 की भी ऐड है। इसी तरह ये 3 पे आप देख लें तो इसमें 3 की भी ऐड है, 2 की भी ऐड है, 1 की, 0 की, यानी कि हर वैल्यू हर पॉइंट पे जो भी आपको प्रोबेबिलिटी मिली है वो सम होके आ रही है 0 से उस पॉइंट तक। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 10 to 15, हमें 10 to 15 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ से 10 to 15 डायरेक्ट यहाँ से हमें यहाँ तक की समों की प्रोबेबिलिटी नहीं मिल सकती। सो हम क्या करेंगे, हम टोटल 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 0 to 9 तक की। तो अगर हम इस 9 की प्रोबेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं x इज इक्वल टू 9 की, तो ये हमें सम करके दे रहा है प्रोबेबिलिटी 0 to 9 तक की। इस प्रोबेबिलिटी को हम सेलेक्ट करेंगे और 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10 to 15 तक की। सो ये वैल्यू है 0.9662। और इसको हम जब अपने इस कॉम्प्लीमेंट मेथड के फॉर्मूले में पुट करते हैं, 1 माइनस बायनोमियल प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 9 to यहाँ पे आ गया p, हमारे पास ये पैरामीटर्स बताए गए हैं। यहाँ पे ये p पैरामीटर है 0.4, n है 15 और आपने x की वैल्यू जो ली है, यहाँ पे x की वैल्यू शो होती है, ये है 9। सो बायनोमियल के टेबल से आपने 9 की वैल्यू और ये बाकी पैरामीटर्स को हम इस तरह से बताते हैं। तो ये आ गई वैल्यू 0.9662 और जब आपने इसको 1 में से माइनस कर दिया तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, जो कि x की इन वैल्यूज़ को सम करके आनी थी। एक और एग्जांपल है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम अ डिजीज इज 0.4 इफ 15 पीपल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। ये उसी एग्जांपल का बी पार्ट है जिसमें आपने अब प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 to 4, यानी कि फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव करें। क्वेश्चन वही है, तो इसमें n भी वही है, p भी वही है, बट सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो गई है। पहले हमारे पास डिफरेंट थी, अब यहाँ पे हमने बताना है कि 3 to 8 पेशेंट्स जो हैं वो सर्वाइव करें। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्योंकि 3 और 8 भी इसमें इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी आया है। और आपको पता है डिस्क्रीट में इक्वल का साइन इम्पोर्टेंट होता है। सो अब यहाँ पे अगर हम टेबल से वैल्यूज़ करना चाहें तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट, तो आपको पता है 3 to 8 प्रोबेबिलिटी टेबल से नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 3 to 8 तक की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ले लें। सो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा अगर हम टेबल यूज़ करें। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप 3 से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटीज़ को एक एक करके फाइंड करें और फिर उनको ऐड कर दें, यानी आप 3x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड करें, x इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह हर वैल्यू पे आपने फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। अब उन सबको ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 2-3 से ज़्यादा हो जाएँ तो हम नॉर्मली टेबल यूज़ करना प्रेफर करते हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए हम टेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे, और टेबल क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा तो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। टेबल पे अगर आप 8 पे वैल्यू लिखें, तो x = 8 पे अगर आप वैल्यू देखें तो वो वैल्यू हमें देगी प्रोबेबिलिटी सम करके 0 to 8। 8 अगर आप सर्च करें उसमें तो प्रोबेबिलिटीज़ जो आ जाएंगी वो 0 to 8 एड अप होके आ जाएंगी। और अगर आप 3 पे देखेंगे तो वो 0 to 3 एड अप होके आ जाएंगी। और अगर आप 2 पे इसको देखेंगे तो वो 0 to 2 एड अप होके आ जाएंगी। तो हम इसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज़ 8 तक की जो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सम होके आ रही हैं, माइनस कर देंगे हम प्रोबेबिलिटी 2 x की वैल्यू 2 तक की। तो यूँ हमें आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू 3 से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटी। और अब हम देखते हैं कि ये टेबल से हम किस तरह से इसको करेंगे। यहाँ पे आप देखें टेबल वही हमने रखा है क्योंकि वही क्वेश्चन था, N15 था और उसमें फिर हमने P की वैल्यू 0.4 ही थी। सो वही टेबल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज़। ये देखें 3 to 8। अब 3 to 8 तक की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हमें नहीं मिल सकती, तो हमने क्या किया कि यूँ 8 तक की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि हमें वैल्यू दे रही है 0 से 8 तक की सम करके, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये 2 वाली, क्योंकि ये हमें प्रोबेबिलिटीज़ दे रहा है 0 to 2। तो जब आप 0 to 8 में से 0 to 2 माइनस कर देंगे तो बाकी प्रोबेबिलिटीज़ रह जाएंगी 3 to 8 तक की। सो हम ये दो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। 8 तक की प्रोबेबिलिटीज़ 0.9050 और ये x2 पे जो प्रोबेबिलिटी है 0.0271। सो इन दो वैल्यूज़ को जब हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज़ के यहाँ पे इसमें पुट कर दिया है, देखें वही दो वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। Thanks for watching.